वैदिक काल लगभग 1500 से 600 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद प्राचीन भारतीय इतिहास की निरंतरता की शुरुआत का युग है। इस काल के बारे में जानकारी के प्राथमिक स्रोत वेद नामक पवित्र ग्रंथ है। ये इंडो आर्यन भारोपीय भाषी लोगों से जुड़ा हुआ है। इसका पूर्व वैदिक चरण यानी ऋग्वैदिक काल सप्त सैंधव प्रदेश में एक अर्ध खानाबदोश पशुपालक समाज के रूप में विकसित हुआ, जो जन्म में संगठित था। पूर्व वैदिक काल ने उत्तर वैदिक काल के लिए सांस्कृतिक आधार तैयार किया। उत्तर वैदिक काल में आर्य लोग पूर्व में गंगा के मैदानी भूभाग तक पहुंच गए। इस काल में स्थायी कृषि बस्तियों का उदय हुआ तथा ब्राह्मण और उपनिषद जैसे उत्तर वैदिक ग्रंथों की रचना हुई। आइए थोड़ा समझते हैं पूर्व और उत्तर वैदिक काल के बीच का अंतर। सबसे पहले पहलू, राजनीतिक संगठन कैसा था। पूर्व वैदिक काल का राजनीतिक संगठन समाज प्राथमिक रूप से पशुपालक था, जहां आर्य लघु जनजातीय इकाइयों में संगठित थे। ये जनजातियां अक्सर एक जगह से दूसरी जगह प्रवास कर जाते थे। इनके बीच मुख्य रूप में मवेशी जैसे संसाधनों को लेकर संघर्ष होता था। उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक संगठन, समाज अधिक व्यवस्थित और कृषि जीवन शैली में परिवर्तित हो गया। लौह प्रौद्योगिकी का उपयोग शुरू हुआ। लघु जनजातीय इकाइयों की जगह बड़े जनपदों का उदय हुआ। अब इनके बीच संघर्ष मवेशियों के लिए नहीं बल्कि क्षेत्रीय विस्तार के लिए होने लगे और राष्ट्र की अवधारणा विकसित हुई, जो एक बड़ी प्रादेशिक इकाई थी। सामाजिक संरचना, पूर्व वैदिक काल की सामाजिक संरचना समाज में पेशे और लैंगिक आधार पर सामाजिक स्तरीकरण था, लेकिन जाति व्यवस्था जो आगे चलकर विकसित हुई की तरह इसमें कठोरता नहीं थी। महिलाओं को अपेक्षाकृत उच्च सामाजिक दर्जा प्राप्त था। वे सभाओं में भाग लेती थी, शिक्षा प्राप्त करती थी और अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार रखती थी। बाल विवाह, सती या पर्दा प्रथा के कोई उदाहरण नहीं मिलते। यानी बाल विवाह, पर्दा प्रथा ये पूर्व वैदिक काल में नहीं थे। अब उत्तर वैदिक काल की सामाजिक संरचना देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था अधिक स्पष्ट और कठोर हो गई, जिसने समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी पर प्रतिबंध लग गए तथा बाल विवाह और सती जैसी प्रथाओं का उदय हुआ। गोत्र वंश की अवधारणा भी उभरी, जिसने सामाजिक बंधनों को और मजबूत किया। उत्तर वैदिक काल की आर्थिक गतिविधियां और पूर्व वैदिक काल की आर्थिक गतिविधियां। सबसे पहले पूर्व वैदिक काल की आर्थिक गतिविधियों देखते हैं। अर्थव्यवस्था प्राथमिक रूप से पशुधन आधारित थी, जिसमें पशुपालन प्रमुख आर्थिक गतिविधि थी। कृषि कार्य सीमित था और संसाधनों का वितरण स्वैच्छिक उपहार पर आधारित था। व्यवस्थित कर प्रणाली नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में लौह प्रौद्योगिकी के आगमन ने कृषि में क्रांति ला दी, जिससे ये अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गई। खेती के लिए जंगलों को साफ किया गया, हल का उपयोग किया गया और मिश्रित खेती आम हो गई। कराधान की अधिक औपचारिक प्रणाली का उदय हुआ, जिसमें संग्रहित्री उपहार या भेंट को एकत्र करने के लिए जिम्मेदार था। इस काल में नगरीय केंद्रों का उदय भी हुआ, जो अधिक संरचनात्मक अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव का संकेत देता है। धार्मिक मान्यताएं और प्रथाएं, पूर्व वैदिक काल की धार्मिक विशेषताओं में प्राकृतिक शक्तियों की उपासना प्रमुख थी। इंद्र अग्नि प्रमुख देवता थे। अनुष्ठान सरल थे, जिसमें मंत्रोच्चारण और उपहार देना शामिल थे। बलि अनुष्ठान को अधिक महत्ता प्राप्त नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में अनुष्ठानिक प्रथाएं बलि यज्ञ के दौरान पर आधारित हो गई, जो अधिक कर्मकांडीय और निरंतर होती गई। पुरोहित वर्ग, ब्राह्मणों का उदय और इन अनुष्ठानों के आयोजन में उनका प्रभाव सामाजिक संघर्षों का कारण बना। प्रजापति, विष्णु और रुद्र जैसे देवताओं को प्रमुखता मिली, जबकि इंद्र और अग्नि जैसे देवताओं ने अपना पहले का महत्व खो दिया। वैदिक परंपरा की स्थायी विरासत, प्रभाव और प्रासंगिकता।
The enduring legacy of the Vedic tradition, impact and relevance। वैदिक साहित्य लगभग 1500 से 600 ईसा पूर्व आधारित वैदिक परंपरा ने अधिकांश भारतीय सभ्यता की नींव रखी। इस सभ्यता का प्रभाव गहरा रहा है। इसने धर्म, दर्शन और समाज को स्वरूप प्रदान किया। वैदिक सभ्यता की प्रासंगिकता समकालीन भारत में भी है। प्राचीन हिंदू धर्म की नींव। वैदिक ग्रंथों और अनुष्ठानों ने हिंदू धर्म की मूल मान्यताओं एवं प्रथाओं को आकार दिया। सामाजिक संरचना के लिए ब्लूप्रिंट। वर्ण व्यवस्था जटिल जाति व्यवस्था में विकसित हुई, जो सामाजिक संबंधों का आधार बनी। भारतीय दर्शन की आधारशिला। उपनिषदों की अवधारणाएं भारतीय दार्शनिक विचारों के केंद्र में आ गई। भाषा और कानून का पवित्रीकरण। संस्कृत पवित्र भाषा बनी और धर्म ने कानूनी ढांचे को प्रभावित किया। आधुनिक काल में वैदिक परंपराओं की प्रासंगिकता। धार्मिक प्रथाएं। वैदिक मंत्र और योग एवं ध्यान जैसी आध्यात्मिक प्रथाएं। सामाजिक विमर्श। सामाजिक न्याय और नीति पर जाति व्यवस्था का प्रभाव। राष्ट्रीय पहचान। भारतीय पहचान को आकार देने में वेदों और उपनिषदों की भूमिका। भाषा और साहित्य। आधुनिक भाषाओं और दार्शनिक विषयों पर संस्कृत का प्रभाव। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आपसे मेरा निवेदन है कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरीके की और भी मैं जानकारी देता रहूं। धन्यवाद।